नेक्स्ट वीडियो है हमारा कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों रहती है कि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज का आपस में क्या संबंध है। Why has there been so much controversy? The scientific consensus is that lowering LDL cholesterol reduces heart attacks. So why are we still debating whether cholesterol-containing foods affect blood cholesterol? And how do eggs fit in? तो वो कहते हैं कि अब ये कंट्रोवर्सी का विषय होना ही नहीं चाहिए कि हार्ट डिजीज जो है, जो हमारा नंबर 1 किलर है, वो कोलेस्ट्रॉल से सीधा-सीधा उसका संबंध है। और जो कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका सीधा-सीधा संबंध है हम भोजन में, अपने खाने में कितना कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा और हम आज देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल में एग्स जो हैं, वो कहाँ फिट होते हैं, उनका क्या रोल है। We look at those questions in this video and the next. The cholesterol controversy is over. In fact, you can argue it was over a century ago. It seemed obvious in 1920 that high cholesterol levels in the blood infiltrating your artery walls was the cause of coronary heart disease, the number 1 killer of men and women, confirmed as unequivocally as the revelation that blood circulated throughout the body, or that the tuberculosis bacteria causes tuberculosis. I've reviewed some of that evidence previously in videos like How Do We Know That Cholesterol Causes Heart Disease? And Optimal Cholesterol Level. The question is, why did it take so long? What is so puzzling is that why we have to work so hard to sell the message given what seems to be an unbeatable amount of hard evidence. Many rejected the cholesterol heart disease link because so many patients were dying of coronary heart disease despite so-called perfectly normal cholesterol levels. तो कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्ट डिजीज कॉज करता है, ये हमें आज से नहीं 1920 से पता था। लेकिन फिर भी इस मैसेज को कि ये कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज कॉज करता है, एक दूसरा जो हमारी डाइट में कोलेस्ट्रॉल है वो उसका सीधा सीधा संबंध है हमारे शरीर में कितना कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इस मैसेज को हमें पब्लिक, जनरल पब्लिक तक पहुंचाने में इतना समय क्यों लगा और लग रहा है, वो कहते हैं उसका कारण है कि हमने देखा कि कई लोग जो होते हैं उनका नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होता हुए भी उनको हार्ट डिजीज होता है। Of course, as I've detailed before, having normal cholesterol levels in a society where it's normal to drop dead of a heart attack isn't exactly saying much. तो कहते हैं इसका कारण ये था कि जिसको हम नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल समझ रहे थे वो एक्चुअली डबल था जो नॉर्मल होना चाहिए। तो हम इतने सालों तक देखते आए कि भाई नॉर्मल है इन लोगों का कोलेस्ट्रॉल, फिर भी इनको हार्ट अटैक हो गया। तो इसका मतलब क्या कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक होता है? पर प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक होता है या नहीं होता। प्रॉब्लम ये थी कि जिस लेवल को हम नॉर्मल समझ रहे थे कोलेस्ट्रॉल को, वो नॉर्मल था ही नहीं। और वो प्रॉब्लम आज तक भी चली आ रही है। धीरे-धीरे रिसर्च को मानना शुरू किया लोगों ने और वो नॉर्मल का कोलेस्ट्रॉल का लेवल हम धीरे-धीरे कम करते आ रहे हैं। लेकिन आज भी जिसको हम नॉर्मल मान रहे हैं, वो नॉर्मल नहीं है, वो लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। Ideally, we want to get our total cholesterol well under 150, since having high cholesterol levels in your blood is thought of as the only direct atherosclerotic risk factor. तो कहते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट कोलेस्ट्रॉल है, जहाँ पे हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो एकदम मिनिमम हो जाता है, वो है 150 से नीचे होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। लेकिन अभी भी हम जो हैं वो कई जगह 200 को नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल मान रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम इंडिया में नॉर्मल कितना माना जा रहा है, पर दैट इज़ टू हाई। तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए 150 से कम, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है। All the other things. भूपेंद्र भाई, अगर आप मुझे बता सकें चैट में कि नॉर्मल कितना माना जा रहा है इंडिया में, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। Smoking, high blood pressure, diabetes, inactivity, obesity just exacerbate the damage caused by the high cholesterol.
Another factor may be the preoccupation of cardiologists with all the new fancy gadgets and procedures out there. It's like we trained them to be highly skilled, high-tech fighter pilots to fight a war, but then sent them on some boring preventive diplomatic mission. But the reasons may be even more कहते हैं दूसरा कारण कि क्यों कोलेस्ट्रॉल पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा वो है क्योंकि हमने इतने हाई टेक गैजेट्स बना दिए हैं, इतने तरह के बाईपास प्रोसीजर, स्टेंटिंग, एंजियोप्लास्टी, तो हमारा सारा फोकस और ध्यान उस पे चला गया है। और जो बहुत ही सरल तरीके हैं, सिर्फ डाइट को, लाइफस्टाइल को चेंज करके कोलेस्ट्रॉल को एकदम कम कर दो, इस तरफ हमारा ध्यान कम हो गया है। इसी कारण से हम जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल के प्रति जो हमारा लड़ाई है उसको हम ठीक से लड़ नहीं पा रहे हैं। personal than that. As an editorial in the Journal of the American Heart Association asked nearly 50 years ago, why do we pretend the cause of heart disease is mysterious? कहते हैं कि लेकिन इसका कारण और भी गहन है। कहते हैं 50 साल पहले अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एडिटोरियल में लिखा गया था कि हम क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं, हम इसको इतना रहस्य में क्यों बना रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हार्ट डिजीज का कारण क्या है। यानी कि हमें साफ-साफ पता है कि हार्ट डिजीज का असली कारण क्या है। There is no mystery as to why the incidence of heart disease, like that of lung disease and of venereal disease, sexually transmitted disease, continues to rise for many decades after the cause is established. Why? Because human beings, including physicians, are eager for excuses, not to face annoying facts, and so they continue to do things which are agreeable but hazardous. People tend to reject new ideas even when they don't impose any change in our way of life, and it's almost impossible for most men to accept any suggestion that it might be wise to give up agreeable habits such as smoking, unsafe sex, or eating their favorite foods. This continuing challenge is represented by a senior professor of medicine who questioned whether an alteration of diet would really affect the course of heart disease. These professors know the facts. The problem is that they, like so many patients, will not allow themselves to believe the message. Eating rich food just means too much to too many people, even when it's our gravest mortal threat. तो कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि जैसे स्मोकिंग के टाइम में डॉक्टर्स खुद स्मोक करते थे, तो जब उनको ये रिसर्च दिखाई जाती थी कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, वो क्योंकि अपनी हैबिट नहीं बदल सकते थे, इसीलिए वो जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे और 7,000 रिसर्च पेपर्स पीयर रिव्यूड आने पड़े एक्सक्यूज मी इससे पहले कि अमेरिका के सर्जन जनरल ने कहा कि भाई हार्ट अटैक होता है, एक्सक्यूज मी, सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर होता है, तो 7,000 रिसर्च पेपर लगे। उसी तरह से हार्ट अटैक का सीधा सीधा संबंध हमारी डाइट में मिलने वाले कोलेस्ट्रॉल से होता है। ये बात जो है ये डॉक्टर्स को चेंज करने में बहुत अधिक समय लग रहा है और नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए ये समझने में देर लग रही है उनको, क्योंकि वो समझते हुए भी अनजान बने हुए हैं, क्योंकि वो खुद वो सारी चीजें खा रहे हैं जिससे कि नुकसान होता है। Scientific consensus panels going back decades establish beyond a reasonable doubt that lowering LDL cholesterol reduces the risk of heart attacks. Consistent evidence unequivocally establishes that LDL causes our number one killer, atherosclerotic cardiovascular disease. And what raises LDL cholesterol? Saturated fat. Where is cholesterol-raising saturated fat found? The number one source is dairy. तो कहते हैं कि ये जो LDL है, कहते हैं ये 2-3 बातें बहुत ध्यान से समझ लीजिए। नंबर 1 कॉज हमारी मौत का, सबका, जितने भी लोग प्लैनेट अर्थ पे हैं, उनका नंबर 1 कॉज डेथ का, मौत का है, वो है हार्ट डिजीज, कोरोनरी वैस्कुलर डिजीज। इस नंबर 1 कॉज जो है डेथ का हार्ट डिजीज, इसका नंबर 1 कारण क्या है? वो है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है जिसके कारण हार्ट डिजीज होती है, ये खराब वाला कोलेस्ट्रॉल का कारण क्या है? वो है सैचुरेटेड फैट। ये सैचुरेटेड फैट आता कहाँ से है? सैचुरेटेड फैट का नंबर 1 कारण, ये आप 8 कारण देख रहे हैं, कहाँ पे पाया जाता है सैचुरेटेड फैट? ये सैचुरेटेड फैट नंबर 1 पाया जाता है चीज के अंदर, क्योंकि जो चीज होती है वो 70% चीज जो है वो सैचुरेटेड फैट ही होती है। तो चीज नंबर 1 है। नंबर 2 है मिल्क और मिल्क से आने वाली बाकी तमाम चीजें, जैसे दूध से बनने वाले डेजर्ट्स हैं, जैसे आइसक्रीम हुआ, तो मेन कारण है नंबर 2 है दूध। नंबर 1 चीज, नंबर 2 है मिल्क, नंबर 3 है
पिज्ज़ा, नंबर 4 है चिकन, नंबर 5 है किसी भी तरह का जो डेज़र्ट है, फिर और बाकी आते हैं। तो नंबर 1, 2 एंड 3 जो है, वो है दूध, दूध से बनने वाली चीज़ें, पिज़्ज़ा और चिकन। यहाँ से आता है सैचुरेटेड फैट, जिससे बनता है खराब वाला कोलेस्ट्रॉल, और ये खराब वाला कोलेस्ट्रॉल जो है, ये हमारी हार्ट डिज़ीज़ का नंबर 1 कारण है। Number 2 source is chicken, then pastries, pork, and burgers. And it's not just saturated fat. Dietary cholesterol has been known as a dominant factor in the genesis of atherosclerosis since 1908, which is why we should lower our intake of saturated fats, trans fats, and dietary cholesterol as तो कहते हैं कि सिर्फ सैचुरेटेड फैट ही नहीं होता, जो कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड होता है हमारी डाइट में, वो जाके हमारी डाइट में ऐड करता है। तो यही कारण है कि हमको अपना जो सैचुरेटेड फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्रांस फैट है, इनको कम से कम रखना है हमारे डाइट में। much as possible. This is consistent with how our biology evolved. Extensive evidence clearly indicates that a plant based diet was the traditional eating pattern of our distant ancestors. And so dietary cholesterol intakes were typically very low, while at the same time we were packing in whole plant foods containing components like fiber to help us eliminate cholesterol. और डाइट ये सब तो हमें सबसे कम से कम रखना ही है, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, ये सब हमें डाइट में कम रखना है। लेकिन हमें और क्या करना है, डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ानी है, ताकि वो जो कोलेस्ट्रॉल या सैचुरेटेड फैट आ भी गया है हमारी डाइट में, वो इसको फाइबर में फंस जाएगा, और वो फिर हम डाइजेस्ट नहीं करेंगे, वो हमारे पूप में निकल जाएगा। तो डाइटरी फाइबर बढ़ाना है, और डाइटरी फाइबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट से आता है। किसी भी दूध, मीट, अंडा, मच्छी में एक तिनका भी फाइबर का नहीं होता है। तो सारा का सारा फाइबर सब्जियों से, दालों से और फ्रूट और मोटे अनाज से आता है। Where is dietary cholesterol coming from now? Overwhelmingly eggs, with number 2 source chicken, then beef, dairy, and pork. तो कहता है कि नंबर 1 सोर्स जो हमारा इस समय कोलेस्ट्रॉल का है, वो है एग्स। नंबर 1 सोर्स है एग्स, नंबर 2 सोर्स है चिकन, उसके बाद आता है बीफ, उसके बाद बर्गर, उसके बाद चीज़ और मिल्क। ये हमारा मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल यहाँ से आता है। यानी कि अगर हमें कोलेस्ट्रॉल अपना यदि हमें हार्ट डिजीज से बचना है, तो हमें कोलेस्ट्रॉल कम करना है। कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो हमें वो चीज़ें छोड़नी ही होंगी जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो अगर हम वो चीज़ें छोड़ देंगे तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाएगा, और वो चीज़ें कौन-सी हैं? दूध, मीट, अंडा, मच्छी, ये चीज़ें हैं जहाँ कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। So, wait a second. If the Institute of Medicine recommends that individuals consume as little dietary cholesterol as possible, presumably that would mean cutting out foods like eggs entirely. But does eating cholesterol actually raise your blood cholesterol? We'll find out next. तो कहते हैं कि अगर डाइटरी रिकमेंडेशंस ये हैं हार्ट डिजीज़ के हवाले से, कि हमें अपना कोलेस्ट्रॉल कम से कम रखना है, तो क्या अगर हम कोलेस्ट्रॉल अपनी डाइट में कम नहीं करते, तो क्या वो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है? यानी कि जो हम भोजन में कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, उसका हमारी बॉडी में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल से कोई सीधा-सीधा संबंध है या नहीं? ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। Mm-hmm.